हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत 7वां लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने 6 लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर प्ले स्टोर में प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। आज का हमारा 7वां लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे देशी रियासतों का विलय भारत में कैसे कैसे हुआ, उन सभी का अध्ययन डिटेल में करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा एमपी ऑनलाइन चैनल टेस्ट में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत में देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ और इसमें क्या क्या दिक्कतें हुआ, इसमें हेड कौन थे। तो चलिए, भारत की स्वतंत्रता के समय 563 रियासतें देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 रियासतें तो भारत में सम्मिलित हो गईं, लेकिन 3 रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग 563 रियासतें थीं, जिनमें से 549 रियासतें तो भारत में सम्मिलित हो जाती हैं, परंतु 3 रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया है। इनमें से कौन कौन से हैं? तो पहला है हैदराबाद है, फिर जूनागढ़ है, फिर है जम्मू कश्मीर है। तो हैदराबाद के देख लेते हैं कि यहाँ पर सितंबर 1948 के अंतर्गत पुलिस कार्यवाही द्वारा सम्मिलित किया गया। हैदराबाद का विलय सितंबर 1948 में पुलिस कार्यवाही द्वारा सम्मिलित किया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। लेकिन वहीं देखें, दूसरा है जूनागढ़ का विलय, जो कि फरवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा सम्मिलित किया गया। जनमत संग्रह द्वारा सम्मिलित किया गया। अब हमारा है जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर छोटा सा ट्रिक है, आप लोगों ने समझ लीजिएगा कि जब हैदराबाद का विलय किया गया पुलिस कार्यवाही द्वारा, तब वहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और इसके विपरीत जूनागढ़ में क्या होता है, यहाँ पर फरवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा। इसका मेन कारण क्या है? जूनागढ़ में आधी जनसंख्या जो कि हिंदू थी और वहाँ भी हिंदू राजा था, इस कारण वहाँ पर जनमत संग्रह कराई गई हमारे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उन्होंने बहुत से ऐसे उपकार किए कि भारत की एकता और अखंडता को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान हमारे वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई है। और हैदराबाद की देखें तो यहाँ पर पुलिस कार्यवाही द्वारा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या जो थी मुस्लिम आबादी थी अधिकतर, इस कारण वहाँ जो है मुस्लिम कंट्री देशों को सपोर्ट करती थी। इसीलिए वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना पड़ा, जिससे वहाँ पर साधारण सैनिक जो कि पुलिस के भेष में वहाँ पर जाकर उस ऑपरेशन में सम्मिलित होते हैं और वहाँ पर कार्यवाही की जाती है। जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में
वहाँ पर महाराजा हरि सिंह थे, जो कि हरि सिंह हिंदू राजा थे। और जनसंख्या वहाँ के समुदाय जो थी कि अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम थी। इस कारण वहाँ पर मुस्लिम आबादी जो कि पाकिस्तान को अपना सपोर्ट दिलाती थी, और होता भी यही था, क्योंकि वहाँ पर जब देश का बंटवारा हो रहा था तो वहाँ पर बताया गया था कि जो राजा इस भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, और यदि स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो उनमें से हरि सिंह जो थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने शासन को भारत में नहीं सम्मिलित करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि अचानक पाकिस्तानी सेना जो कि वहाँ पर आक्रमण कर देती हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तहस नहस होने लगी जनसंख्या। इससे वहाँ के राजा को भागना पड़ता है, और इस कारण भारत को मदद मांगनी पड़ी। तो वहाँ पर राजा हरि सिंह आते हैं और भारत से मदद मांगते हैं। तो भारत कहता है कि ऐसे हम मदद नहीं करेंगे, जब आप इस विलय पत्र पर साइन करेंगे तभी हम कोई मदद कर सकते हैं। तब उस समय भारत ने जम्मू कश्मीर की मदद करते हैं। इसके लिए में राजा हरि सिंह ने यहाँ पर विलय पत्र पर साइन करते हैं। तो उस समय का डेट है 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सम्मिलित किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर कब भारत में शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को भारत पर शामिल हो गया था जम्मू कश्मीर। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका छोटा सा कंसेप्ट है कि आप लोग समझ लेंगे कि हमारे भारत जो कि बहुत सारे विविधताओं, भाषा राज्य स्टेट थी। इस कारण यहाँ पर बहुत संख्यक में हर एक समुदाय की अलग अलग भाषाएं थी। इस कारण वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रही थी कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाया जाए, राज्य बनाया जाए। तो हमारे पहले अध्यक्ष आ जाते हैं एस.के. धर आयोग ने, जो कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया जाता है। जब एस.के. धर आयोग का गठन होता है तो उन्होंने इस कार्य पर भाषा के आधार पर भारत में राज्यों की गठन की जांच करना प्रारंभ कर देते हैं। जब एस.के. धर आयोग बना तब उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर उन्होंने जांच यानी रिपोर्ट में पाया, यहाँ देख लेते हैं। धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करने की सिफारिश की। धर आयोग जो कि जब बना, धर आयोग तब उन्होंने जांच के दौरान पाया कि राज्यों की गठन भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर प्रशासनिक आधार पर होने चाहिए। अगला कड़ी में कहते हैं कि जेबीपी समिति, धर आयोग की रिपोर्ट जांच करने के लिए जेबीपी समिति गठित की गई, जिसमें 3 सदस्य थे। यहाँ पर दूसरे आयोग रहते हैं जेबीपी समिति, जिन्होंने सोचा कि शायद ही
इसके धर आयोग ही गलत हो और उसी के जांच के लिए बन जाता है जेबीपी समूह। तो यह जेबीपी समूह अलग से नहीं थी, इसमें से थे जवाहरलाल नेहरू जी थे और वल्लभ भाई पटेल और तीसरा है पट्टाभी सीतारमैया। वही पट्टाभी सीतारमैया जिन्होंने चुनाव आयोग में हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, तो इसका दबाव, इसका प्रभाव सीधा महात्मा गांधी पर पड़ते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने इन्हें खड़ा किया था राष्ट्रपति के लिए। तो जब ऐसा होता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी जी जब पट्टाभी सीतारमैया के हार को नहीं सहन कर पाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा व्यथा खराब होने लगती है, तब सुभाष चंद्र बोस जी को वहाँ पर इस्तीफा देने के लिए किया जाता है। तब सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा तो दे देते हैं, लेकिन उस मंडल से वो छोड़ देते हैं और अगला अपना बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक और उस समय से हट जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं कि इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की सिफारिश नहीं दी। जब इसके आधार की रिपोर्ट ने बताया कि भाषा के आधार पर राज्य को गठित नहीं होना चाहिए, तब उसी के जांच के लिए जेबीपी समिति ने अपना कदम उठाया। तब उन्होंने भी पाया कि इस बिल्कुल सत्य है कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो जब ऐसा आयोग ने बोला, तब वहाँ पर एक दक्षिण इलाके में तेलुगु साइट में हमारे एक नेता थे जिसका नाम है श्री पोट्टी रामलल्लू ने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए 56 दिन का आमरण अनशन कर देते हैं। जब उन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन कर दिया, इसका प्रारंभ जो कि 15 दिसंबर आमरण अनशन कर दिया, तो 15 दिसंबर 1952 की इनको मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आंदोलन बढ़ जाता है। जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंदोलन बढ़ जाती है और बहुत सारे वहाँ के जन समुदाय ने बहुत ज़्यादा सरकार पर आरोप लगाने लगा, तब सरकार ने सोचा हमें ऐसा कुछ करना है जिससे वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक को राहत मिल सके और वहाँ की समस्याओं से शांति मिले। तब वहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा की। जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा, तब प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर देती हैं। तब हमारा पहला राज्य बनता है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश गठन किया, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। यहाँ पर राजधानी करनूल थी। तब यहाँ पर हमारे प्री की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है पहला। तब आंसर है कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश बन जाता है, तो वहाँ पर और राज्यों ने निर्णय लिया कि आंध्र प्रदेश राज्य तो बन गया तेलुगुओं के लिए, लेकिन हमारे लिए भी कुछ अलग से हमारे भाषाओं के अनुसार राज्य बनना चाहिए।
तब यहाँ पर एक और आयोग बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। यह गठन दिसंबर 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में किया जाता है। जब अली की अध्यक्षता में किया जाता है तो इसके सहायक दो और थे। अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे पणिक्कर KM पणिक्कर। राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पर प्रश्न बन जाता है प्रेमी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन कब किया गया। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि दिसंबर 1953 में बनाया गया। इनके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, सैयद फजल अली थे। इनके दो अन्य सदस्य हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे अध्यक्ष सदस्य हैं KM पणिक्कर साहब। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 स्थापित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बन जाते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। जब सातवें राज्य पुनर्गठन आयोग ने संशोधन किया, सातवें संशोधन के दौरान अधिनियम 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 स्थापित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। इस प्रकार हम भारत के विलय को समझा है और अगले स्टेप में हम समझ लेते हैं एक एक राज्यों के विषय में, उनका गठन कब हुआ और वे किस स्टेट से अलग हुए हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आप लोगों को। यह आज का हमारा 7वां लेक्चर है। जिन्होंने 6 लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, 6 वीडियो डाला हुआ है। पांडिचेरी जो कि 1954 में भारत विलय किया गया और 1956 में संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया। पांडिचेरी जो है 1954 में इन्हें भारत में विलय किया जाता है और 1956 के दौरान इसे भारत संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। वहीं गोवा दमन दीव को देखें तो यह सैनिक कार्यवाही द्वारा 18 दिसंबर 1961 को दर्जा दिया गया। गोवा दमन दीव को सैनिक कार्यवाही द्वारा 18 दिसंबर 1961 को इनमें भारत में सम्मिलित होने का दर्जा देते हैं। गुजरात या महाराष्ट्र को देखें तो 1960 में इन्हें सम्मिलित किया गया है। अगला है नागालैंड। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को असम राज्य से अलग करके बनाया है। नागालैंड जो कि 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग करके बनाया है। दूसरा है हरियाणा को जो कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके बनाया है। 1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग करके बनाया है। हिमाचल प्रदेश जो कि 25 जनवरी 1971 को सम्मिलित किया गया है। मेघालय 21 जनवरी 1972 को असम से। मेघालय जो है 21 जनवरी 1972 को बनाया जाए वह है मणिपुर और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 10 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम जो कि 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा है 30 मई 1987 दमन दीव से अलग होकर के बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से बनाया गया। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेदों के विषय में। आज से हमारा इंडियन पॉलिटी की कंसेप्ट तो शुरुआती इतिहास तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगले स्टेप में हम अनुच्छेदों के विषय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों के समक्ष डेली नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।